नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश की कुछ बेसिक बातें देखने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपकी, इसमें 26 लेटर्स होते हैं और ये जो 26 लेटर्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक तो है आपकी कॉन्सोनेंट जो कि 21 होते हैं, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको व्यंजन बोलते हैं, और आपके जो 5 लेटर्स हैं वो वोवेल कहलाते हैं, यानी कि स्वर कहलाते हैं। और जब आपके ये लेटर आपस में मिल करके जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ये वर्ड यानी कि शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि जो शब्द हैं वो किन से मिलकर के बने हुए होते हैं? लेटर्स से बने हुए होते हैं। अब ये जो शब्द हैं वो हो सकता है 2 या 2 से अधिक लेटर से मिलकर के बने हों, या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार क्या होता है कि एक सिंगल लेटर जो है वह भी एक वर्ड यानी कि शब्द बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें आई यानी मैं, अब यहां पर आप देखेंगे कि एक सिंगल लेटर है आई, जो कि लेटर भी है और इसके साथ साथ यह है यहाँ पर वर्ड बनने का काम कर रहा है, शब्द बनने का काम कर रहा है। तो वर्ड बनने के लिए यानी कि शब्द बनने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 या 2 से अधिक ही लेटर होने चाहिए। एक सिंगल लेटर भी एक वर्ड का निर्माण कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि एक इंग्लिश में एक टर्म चलती है फ्रेज, वाक्यांश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आखिर होता क्या है? क्योंकि जब हम इंग्लिश में आगे जब चीज़ों का डिटेल्ड अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको काम पड़ेगा किससे? फ्रेज से। अब ये फ्रेज आखिर होता क्या है? तो देखिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले, और वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह, विच मेक सम सेंस, जो कि कुछ सेंस बनाता है, यानी कि उसका कुछ सेंस यानी कि भाव होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा भाव उसका नहीं होता है। यानी उसमें सेंस यानी कुछ भाव, या उसका अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो उसमें कुछ मीनिंग या अर्थ तो होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग या जो अर्थ है वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इन द ईस्ट, एक मैंने यहाँ पर शब्दों का समूह लिखा, जैसे यहाँ पर इन था, द था, ईस्ट था, ये 3 शब्द थे, इनसे मिलकर के अब यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्रेज है इन द ईस्ट यानी कि पूर्व में। लेकिन अब हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा, इसका जो अर्थ है वह पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो रहा कि आखिर बात क्या कही जा रही है। केवल इतना सा समझ में आ रहा है कि पूर्व में, अब क्या चीज़ है पूर्व में, कौन से एंगल से बात की जा रही है, किस संदर्भ में बात की जा रही है, ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। ऐसे अगर हम बात करें और है आपका ऑन द वॉल, दीवार पर, अब ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो अर्थ बन रहा है कि दीवार पर, लेकिन कंप्लीट अर्थ इसका नहीं बन रहा है कि किस संदर्भ में बात की जा रही है, या जो कहने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे आप और आगे देखेंगे माय फादर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये शब्दों के समूह हैं, इनका कुछ अर्थ भी है, कुछ मीनिंग भी है, कुछ सेंस भी है, लेकिन इनका कंप्लीट सेंस नहीं है। इसलिए ये जो शब्दों का समूह है वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। अब देखिए आप आगे एक सेंटेंस है, इसमें आप उदाहरण देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी जो हमने ऊपर बात की थी इन द ईस्ट, अब हम अकेले से इन द ईस्ट की बात करें तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि किस संदर्भ में बात की जा रही है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस में यहाँ पर इन शब्दों को काम में ले लेते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अब यहाँ पर हमें पूरा कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि जो सूर्य है, राइजेज यानी कि उगता है, कहाँ पर उगता है? ईस्ट में उगता है। तो अब यहाँ पर इस शब्दों का जो समूह है उसका हमें मीनिंग पता चल रहा है। तो ये क्या है? फ्रेज है आपका। फ्रेज कब होगा? यानी कि उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे और उसका कुछ तो सेंस होगा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा। आगे अगला उदाहरण देखिए आप, एक सेंटेंस है, द बॉय हैज रिटन ए लेटर वेरी वेल बिफोर 2 days। ये सेंटेंस है। अब इसमें हम बात करें यहाँ पर द बॉय, ये 2 शब्दों का समूह हो गया। अब द बॉय मतलब वह लड़का। अब यहाँ पर एकदम क्लियर अर्थ तो नहीं मिल रहा, कुछ अर्थ मिल रहा है केवल, तो इसलिए ये भी यहाँ पर क्या हो गया आपका? फ्रेज।
ऐसे यहाँ पर हैज रिटन लिख चुका है। अब हमें पता नहीं चल रहा कि क्या लिख चुका है, कब लिख चुका है, क्यों लिख चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ सेंस तो बन रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ऐसे आपका आगे ए लेटर, ये भी शब्दों का समूह है, कुछ अर्थ दे रहा है, कुछ मीनिंग दे रहा है, तो फ्रेज हो गया लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है यहाँ पर। ऐसे वेरी वेल, ऐसे आपका जो आगे आप बढ़ेंगे बिफोर फ्यू डेज, तो ये सब यहाँ पर क्या हैं, फ्रेज हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये शब्दों के समूह हैं, इनका कुछ मीनिंग भी हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूं साथियों कि जो फ्रेज है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि शब्दों का समूह और उसका कुछ मीनिंग हो हल्का फुल्का लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिले हमें, तो वो शब्दों का समूह आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। अब बात करते हैं कि जो फ्रेज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि जो फ्रेज हैं वो कितनी हैं। तो इनकी जो टोटल संख्या है वो है आपकी 6। अब वो है कौन कौन सी, तो सबसे नंबर 1 आपकी जो है नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज क्या होती है, पहली बात इसमें शब्द आया आपका फ्रेज। अब फ्रेज जब शब्द इसमें आ गया तो इसका मतलब है ये शब्दों का समूह होगा, और शब्दों का समूह कैसा, जो कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा होगा। अब इसके साथ में एक शब्द और जुड़ गया नाउन, नाउन फ्रेज है ना ये। तो अब ये नाउन फ्रेज कब होगा, जब कोई शब्दों का समूह क्या काम करे, नाउन वाले काम करे, संज्ञा वाले काम करे, तो वो जो फ्रेज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर द बॉय, ये दो शब्दों का समूह है। अब यहाँ पर ये काम कौन सा कर रहा है, यानी इस सेंटेंस का ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब ये सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो यहाँ पर ये जो शब्दों का समूह है वो कौन से काम कर रहा है, नाउन वाले काम कर रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। यानी नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जो किसी नाउन वाले कार्यों को करता है। आगे अगला है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब वही बात, फ्रेज है तो शब्दों का समूह, अब एडजेक्टिव शब्द लगा हुआ है तो मतलब ऐसा शब्दों का समूह जो कि कौन से काम करे, जो कि एक एडजेक्टिव करता है। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव। यानी कोई शब्दों का समूह किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो शब्दों का समूह आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अब जो फ्रेज का तीसरा टाइप है वो कौन सा है, वर्ब फ्रेज। यानी ऐसा शब्दों का समूह जो कि किसका काम करे, वर्ब का काम करे, वो कैसा कहलाएगा, आपका वर्ब फ्रेज कहलाएगा। ऐसे अगला जो है आपका एडवर्बियल फ्रेज। अब ऐसा शब्दों का समूह जो एडवर्ब वाले काम करे वो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। अब एडवर्ब वाले काम कौन कौन से हैं, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी अन्य एडवर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई शब्दों का समूह ये एडवर्ब वाले काम कर रहा है तो वो आपका शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। ऐसे अपना जो प्रीपोजिशन फ्रेज, ये जो पांचवा टाइप है इसका, वो कौन सा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें आपके कोई शब्दों का समूह कौन से काम करेगा, प्रीपोजिशन वाले काम करेगा। अब प्रीपोजिशन क्या काम करता है, दो नाउन के बीच में जो आपसी संबंध है उसको डिनोट करने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है। तो शब्दों का समूह जो कि प्रीपोजिशन वाले काम करे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ऐसे इसका जो लास्ट टाइप है उसका नाम है जेनेटिव फ्रेज। अब जेनेटिव फ्रेज क्या होता है, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें आपके ये पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर लगा होता है या फिर उसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी लगा हुआ होता है, तो वो शब्दों का समूह आपका क्या कहलाता है, जेनेटिव फ्रेज कहलाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि जो आपका टॉपिक फ्रेज है वो आपको क्लियर हुआ होगा।
और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे क्लॉज कि इंग्लिश में जो क्लॉज है वो क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उनका हम उपयोग यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।